लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कई एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स क्या है? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। राइट। आज हम लोगों को डिस्कस करना है कि इन एबायोटिक फैक्टर्स से ऑर्गेनिज्म, राधे राधे, इन एबायोटिक फैक्टर्स से ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। तो उन रिस्पॉन्सेज को थोड़ा सा ध्यान दें। तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, या मेजरली दो ही तरह के होते हैं, कन्फर्मर्स और रेगुलेटर्स। ठीक है। तो सबसे पहले इससे पहले कि मैं कन्फर्मर और रेगुलेटर एक्सप्लेन करूं, आपको ये पता होना चाहिए एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं होमियोस्टेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने? होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का क्या मतलब है? इसको बहुत ही सरल एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, जब गर्मियां होती हैं तो गर्मियों में क्या होता है, हमारी बॉडी हीट रिलीज करती है, स्वेट रिलीज। स्वेट रिलीज करने से क्या होता है, हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। राइट। और ऐसा ही होमियोस्टेसिस इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी करती है सर्दियों में। क्या करती है सर्दियों में? सर्दियों में हमारी बॉडी शिवरिंग करती है। ठीक है, शिव, हाँ, कप कप आती है सर्दियों में। क्या होता है, हम हमारी बॉडी शिवर करती है, कांपते हैं हम लोग। कांपने से क्या होगा? मूवमेंट। मूवमेंट होने से क्या होती है? आपने पढ़ा है फिजिक्स में, मूवमेंट होगी तो हीट भी जनरेट होगी। चलो, इसी प्रोसेस को, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना किसी भी तरह से, कोई भी मेथड से, ठीक है, उसको बोला जाता है होमियोस्टेसिस। टर्म क्लियर है? इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना। ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना, जैसे सर्दियों में शिवरिंग करना या गर्मियों में स्वेट रिलीज करना। इसको क्या? टेम्परेचर मेंटेन करना, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना। ठीक है, किसी भी तरह का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखना, इसे बोलते हो आप, क्या बोलते हैं? होमियोस्टेसिस। ठीक है। लो, यहाँ पर कई एग्जाम्पल दिए होंगे आपको। जैसे देखते हैं, सबसे पहला एक आता है हमारे पास, रेगुलेट। तो रेगुलेट में क्या देखते हैं हम? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होमियोस्टेसिस। अब किसी को होमियोस्टेसिस में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बार बार ये वर्ड आएगा तो बस। ठीक है। सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना। वो बॉडी का टेम्परेचर भी हो सकता है और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी हो सकता है। यहां देखो, बॉडी टेम्परेचर, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। तो सम ऑर्गेनिज्म आर एबल, जैसे जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स हमेशा क्या रिलीज करते रहते हैं? वाटर रिलीज करते रहते हैं टू मेंटेन द ऑस्मोसिस। ठीक है। क्या लिखा है? ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स आर वेरी फ्यू vertebrate and invertebrate species are indeed capable of regulation. दो तरह का रेगुलेशन है यहाँ पर, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होना चाहिए? टेम्परेचर का, टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर को रेगुलेट करना। और ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होना चाहिए? ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है। क्लियर? क्या बोल दिया इसको? ऑस्मोटिक बैलेंस। Evolutionary biologists believe that success of mammal is largely due to ability to maintain constant body temperature.
मैमल्स इतना ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं एंड थ्राइव वेदर दे लिव इन, और रह सकते हैं चाहे वो अंटार्कटिका में हो या सहारा डेजर्ट। ठीक है, ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे जैसे आगे देखेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे कई बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को, तब आपको और इजीली क्लियर होगा। एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले पहले ही सेंटेंस में, क्या? The mechanism of the mechanism used by most mammals to regulate their body temperature are similar to ones that we human use. समझ आया? मोस्ट मैमल्स में रेगुलेशन ऐसा ही होता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस, राइट? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। समर में हम क्या करते हैं? इन समर व्हेन आउटसाइड temperature is more than our body temperature, we sweat profusely. The resting and evaporate cooling. जैसे कूलिंग होती है evaporation की वजह से, similar to what happens with the desert cooler in operation, bring down to the body temperature. In winter, सर्दियों में क्या होता है? Temperature is lower than 37 degrees Celsius, so we start shivering. A kind of exercise which produces heat and raise the body temperature. Plants, on the other hand, do not have such mechanism to maintain internal temperature. क्या प्लांट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म होता है कि गर्मियों में वो स्वेट करना शुरू कर दें और सर्दियों में उन्हें सर्दी गर्मी सब झेलना पड़ता है? हाँ, हाँ, वो करते हैं। डिफ्यूजन तो अलग प्रोसेस है यार, डिफ्यूजन वो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए थोड़ी कर रहा है। वो ट्रांसपिरेशन करता है, एक तरह से वो ट्रांसपिरेशन तो हमेशा करता है, ठीक है। और देखो, तो ये समझ आया ये क्या हुआ? इसका मतलब एक तरह का ये वाला पैरा किस बारे में बता रहा है? थर्मो रेगुलेशन है या नहीं है? क्या ये थर्मो रेगुलेशन हुआ या नहीं हुआ? और इसे ही मैं होम्योस्टेसिस बोल सकता हूँ क्या? हेलो, क्या मैं इसे होम्योस्टेसिस? और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ये होम्योस्टेसिस कर सकते हैं या थर्मो रेगुलेशन कर पा रहे हैं, इनको हमने क्या नाम दे दिया है? रेगुलेटर्स। क्योंकि ये टेम्परेचर और ऑस्मोसिस का रेगुलेशन कर सकते हैं, तो उनको बोल दिया हमने रेगुलेटर्स। कंफर्म। कंफर्म का क्या मतलब होता है? एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ एनिमल एंड नियरली ऑल प्लांट कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसा कि हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, भाई प्लांट्स तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ना स्वेटिंग कर सकते हैं, ना शिवरिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, उनको क्या बोल देते हैं हम? कन्फर्मर्स। डिफरेंस समझ आया कन्फर्मर्स और रेगुलेटर्स में? हाँ भाई, कन्फर्मर्स और रेगुलेटर में डिफरेंस समझ आया। जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, टू मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, इसे क्या बोलते हो आप? रेगुलेटर्स। और कन्फर्मर्स जो चेंज नहीं कर पाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हम इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं चेंज कर सकते हैं, तो कुछ तो करेंगे, ठीक है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना हम लोगों को, ये मतलब कन्फर्मर्स को। एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी यानी कि 99% ऐसे एनिमल और सारे के सारे प्लांट्स हैं, कैन नॉट इवन मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, है ना? आपने पढ़ा होगा दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड जैसे कि मगरमच्छ वगैरह हो गए, वो लोग क्या रहते हैं, वो पानी में ही पाए जाते हैं और पानी के अंदर ही, जैसा बाहर पानी का टेम्परेचर है वैसा ही क्या देखने को मिलेगा हमें, उनका भी टेम्परेचर है, कोई डिफरेंस नहीं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बायंट टेम्परेचर, जैसा बाहर का एम्बायंट टेम्परेचर है वैसे ही उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लेकिन हमारा भी ऐसा है क्या? क्या हमारी बॉडी का, जैसे अब सर्दी आएंगी 10 डिग्री सेल्सियस होने लगेगा बाहर का टेम्परेचर, क्या हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर भी 10 डिग्री होना शुरू हो जाएगा क्या? बताओ। नहीं होगा, है ना? ओके। तो द एनिमल एंड प्लांट्स आर सिंपली कन्फर्मर्स, ठीक है। तो ये एनिमल्स 99% जो एनिमल्स बताए मैंने, और इवन जो प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया हमने, नियरली ऑल द प्लांट्स विच कांट रेगुलेट देयर इंटरनल टेम्परेचर और इन्वायरमेंट, वी कॉल देम व्हाट? हम क्या बोलते हैं उनको?
क्या बोलते हैं? Conformers, right? Considering the benefit of constant internal environment to the organism, we must ask benefit of constant internal environment to the organism. We must ask why these conformers had not evolved to become regulator. Recall the human analogy we used above. ठीक है, जैसा हमने डिस्कस किया, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या देखते हैं, कई लोग क्या एसी लगवा लेते हैं, ठीक है, मैनी सिंपली स्वेट इट आउट, ठीक है, resign themselves to the suboptimal performance in the hot summer month. Thermoregulation is energetically expensive for many organisms. This is particularly true for small animals like shrew and hummingbirds. Heat loss, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, अंडरलाइन करना, मैंने बताया था इस चैप्टर में जहां जहां से क्वेश्चन बनेंगे वहां वहां मैं बताता जाऊंगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मॉल बर्ड्स में हीट लॉस बहुत ज्यादा होता है। हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। आपको पता है, अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा या कम होगा? हम्म, ज्यादा होगा। सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो हीट लॉस ज्यादा होगा, है ना? तो इसका क्लासिक एग्जांपल क्या है, कौन बताएगा? कोई एग्जांपल दो। चाय। वेरी गुड। और बताओ। सेम बात है, और कोई एग्जांपल दो। अब तुम बोलोगे जूस को गर्म करके। हाँ क्या? तो कपड़े, हाँ ये सुनना चाहता था मैं, कपड़े। फॉर एग्जांपल कपड़े हम लोग क्या करते हैं, फैला देते हैं, सरफेस एरिया अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, जल्दी सूखते हैं, इवेपोरेट होता है, हाँ। तो यही बोला, कंसीडरिंग, हाँ, considering the benefit of constant internal environment to the organism, we must ask why these conformers had not evolved to regulator। हमें ये पूछना चाहिए कि क्यों, भाई अगर देखो, कौन आपको यहाँ से देखकर क्या लग रहा है, कौन बेटर होंगे, रेगुलेटर बेटर होंगे कि कन्फर्मर्स बेटर होंगे? कौन ज्यादा एडवांस होंगे, रेगुलेटर या कन्फर्मर? है रेगुलेटर्स जो अपना थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज हो सकते हैं, बाहर अगर सर्दी हो रही है तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं, हालांकि कन्फर्मर्स क्या रहेंगे, फिट होते रहेंगे। तो कौन बेटर है, रेगुलेटर है या कन्फर्मर्स है? सरवाइव क्यों नहीं कर पाएंगे? वो इंटरनल एनवायरनमेंट तो मेंटेन रख रहे हैं ना, कैसा भी हो बाहर का टेम्परेचर। हाँ नैन्सी। तो कौन बेटर है भाई, बताओ जल्दी। भूमि जसुजा, अनस, लिलिमा, प्रिया, कौन बेटर है? रेगुलेटर्स बेटर। ऐसा थोड़ी कि एक्सट्रीम कंडीशन पे तो फिर कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना? क्या? नहीं, अगर वो टेम्परेचर रेगुलेट ही कर सकते हैं तो हम कन्फर्मर्स को रेगुलेटर ना बोल दें। कन्फर्मर्स कुछ नहीं कर सकते हैं। वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करता है, इंटरनल आउटर इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। समझ आया? वो आउटर, मैंने कहा कि वो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं रखते हैं, वो आउटर इन्वायरमेंट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, एक सेकंड रुको जरा, सौम्या जोशी। हेलो सौम्या जोशी। ये क्या टाइम है भाई क्लास में आने का? 9 बजे की क्लास है, आप 9:30 बजे आ रहे हो। डिसिप्लिन रहो। आप रेगुलर नहीं हो, ठीक है? आपको काफी सारा सिलेबस कवर करना है, राइट? तो रेगुलर नहीं रहोगे तो नहीं चल पाएगा। और ये श्वेत,
क्या नाम है, श्वेता, श्वेता मौर्य, क्या मनमर्जी चल रही है भाई? 9:30 बजे कैसे दर्शन दिए जा रहे हैं? बताओ। टाइम से रहो, वरना नेक्स्ट क्लास से अलाउ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है? टाइम पे दिखने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी कोई क्लास होती है तो 9-10, ठीक है? इससे ज्यादा वेट थोड़ी कर सकते हैं। 9:30 बजे आ रहे हो, क्या तरीका है? हेलो श्वेता। ओके, तो मैं ये बता रहा था, रेगुलेटर्स अगर बेटर है तो सभी ऑर्गेनिज्म रेगुलेटर क्यों नहीं बन जाते हैं, ये इधर क्वेश्चन बोलता है। तो आंसर भी यही दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या है कि वी मस्ट आस्क, हमें ये खुद से पूछना चाहिए कि कन्फर्मर्स, इसका रेप्टाइल्स क्या करते हैं? अब वो तो कन्फर्मर्स है, तो वो जमीन के अंदर पाए जा रहे हैं। क्यों? जमीन, उन्होंने आउटर एनवायरनमेंट चेंज कर लिया ना, तो उनका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। समझ आया? ओके। मैसेज देखना अगर आप भूल गए थे, एक एक सेकेंड, मैसेज देखना अगर आप भूल गए थे तो यू शुड नो कि 9 बजे क्लास होती है, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है? तो रेगुलर रहो और टाइम पर रहो। वी मस्ट आस्क व्हाई दिस कन्फर्मर्स हैड नॉट इवॉल्व टू रेगुलेटर, क्यों ये कन्फर्मर्स रेगुलेटर नहीं बन जाते हैं, राइट? मैनी सिंपल, लेकिन एक बात और है, काफी इसका रीजन ये है कि क्यों, सिंपल है रीजन, कि ये रेगुलेटर्स कन्फर्मर्स क्यों नहीं बन जाते हैं, ठीक है? रेगुलेटर्स कन्फर्मर्स क्यों नहीं बन जाते हैं, इसके पीछे ये रीजन है। रेगुलेटर्स कन्फर्मर्स क्यों नहीं बन जाते हैं? रीजन ये है कि रेगुलेटर्स जो अपना थर्मो रेगुलेशन या जो होमियोस्टेसिस करते हैं, जिसकी वजह से जो भी ये चेंज कर पाते हैं, इट रिक्वायर्स द एनर्जी। ये प्रोसेस में एनर्जी लगती होगी कि नहीं लगेगी? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, एनर्जी लॉस बहुत होता है, ठीक है? और ये ऑर्गेनिज्म इतना हाई एनर्जी लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? जैसा कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया, भाई गर्मी, तो ये क्या करते हैं, जैसी गर्मी रहती है उसको ही झेलते रहते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हर इंसान थोड़ी एसी, सर, हर इंसान थोड़ी एसी को अफोर्ड कर सकता है, राइट? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्या बोलते हैं, जो जिसके पास एसी नहीं है वो, उसके लिए गर्मियां नहीं होती है। गर्मियां ऑब्वियसली होती है, ठीक है? समझ आए ये कॉन्टेक्स्ट एसी वाला क्या था? कहा कि रेगुलेटर्स, रेगुलेटर कन्फर्मर्स, हाँ, रेगुलेटर कन्फर्मर्स इसलिए नहीं बन जाते क्योंकि होम्योस्टेसिस करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है? दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, जैसे एसी बहुत एक्सपेंसिव है। मैनी सिंपली स्वेट इट आउट, कई ऐसे होते हैं जो स्वेट इट आउट करते हैं, रिजाइन देमसेल्फ टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन द हॉट समर मंथ, ठीक है? थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस, यही बताया ना, थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, काफी एक्सपेंसिव है फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रेव एंड हमिंग बर्ड्स। जो श्रेव और हमिंग बर्ड्स हैं, इनके लिए तो, इनका तो खुद बॉडी के लिए एनर्जी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। अब वो होम्योस्टेसिस जैसी प्रोसेस के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोसेस एनर्जी बचाएंगे या फिर वो होम्योस्टेसिस करेंगे? बताओ क्या जरूरी है, मेटाबॉलिज्म उनका जरूरी है या होम्योस्टेसिस जरूरी है? तो वो होम्योस्टेसिस जैसी चीजें नहीं करते हैं। हीट लॉस करना या हीट गेन करना इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया बड़ा होता है, एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम के मुकाबले। अब भैया ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आई कि छोटे अगर एनिमल है तो छोटे एनिमल का सरफेस एरिया बड़ा कैसे हो सकता है, ये बताओ मुझे जरा। हाँ जी। हेलो। छोटे ऑर्गेनिज्म तो छोटा सरफेस एरिया होगा ना, छोटे एनिमल्स का ये ऐसा क्यों लिख रहा है कि बड़ा सरफेस एरिया? पता नहीं बोलने के लिए माइक ऑन किया है। हाँ। हेलो। हाँ। नहीं, कुछ और सोचो।
सौम्या जोशी, नैन्सी, बताओ कुछ। चनप्रीत, आंसर किया करो भाई तुम भी कभी। बताओ बताओ, स्मॉल एनिमल्स का लार्ज सरफेस एरिया, ये क्या बात है भाई? स्मॉल एनिमल्स का लार्ज सरफेस एरिया ऐसे, आगे एक और लाइन भी तो लिखी है, रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, उनके मुकाबले, उनके वॉल्यूम के मुकाबले उनका सरफेस एरिया जो है वो बहुत कम है, ये कहना, बहुत ज्यादा है ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स का लार्ज सरफेस एरिया है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, ये भी तो लिखा है। दे टेंड टू लॉस बॉडी हीट फास्ट, उनकी बॉडी से जो बॉडी हीट है वो बहुत फास्ट फास्ट क्या होती है, रिलीज होती है। व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर कोल्ड होता है। ठीक है, तो सर्दियों में वो बहुत जल्दी जल्दी अपना हीट लॉस करते हैं। व्हेन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो उन्हें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, उन्हें ज्यादा, वहीं उन्हें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है हीट कमाने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए। दिस इज द मेन मैकेनिज्म, मेन रीजन व्हाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। अब क्वेश्चन समझ आया आपको? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्मॉल एनिमल रेयरली पाए जाते हैं कहाँ पर, पोलर रीजन में, तो आंसर कर पाओगे? आंसर ये है हाँ, स्मॉल एनिमल्स पोलर रीजन में बहुत कम पाए जाते हैं, या ना ही, ना के बराबर पाए जाते हैं। इसके पीछे क्या है रीजन? इसके पीछे ये है रीजन, पहले ही आंसर दे दिया, कि स्मॉल एनिमल का लार्ज सरफेस एरिया एरिया होता है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, और वो अपना बॉडी लॉस, हीट लॉस बहुत ज्यादा करते हैं जब बाहर आउटसाइड हीट हो। ठीक है, और वो बहुत ही महंगे प्रोसेस से, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी लगा देते हैं क्या करने में, हीट जनरेट करने में थ्रू मेटाबॉलिज्म। तो हीट जनरेट करने के लिए जब इतना ज्यादा वो एनर्जी वेस्ट करेंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी हीट लॉस कर देंगे, तो क्या वो सरवाइव करवाएंगे ऐसे पोलर रीजन में, सर्दी वाले इलाकों में? नहीं कर पाएंगे सरवाइव। ठीक है, तो इसीलिए वो पाए ही नहीं जाते हैं। क्वेश्चन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, हाँ, एक बात बताओ, सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक, ये कोई एनिमल है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया ये 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 एक छोटा, ठीक है, एनिमल है, और एक ये बड़ा एनिमल है। वॉल्यूम किसका ज्यादा दिख रहा है आपको, ए का या बी का? बी का, नैन्सी आंसर करो। बी का वॉल्यूम ज्यादा है, राइट? बी का वॉल्यूम ज्यादा है। अच्छा, उस वॉल्यूम के हिसाब से इसका जो सरफेस एरिया देख रहे हो आप, एरिया जो देख रहे हो, वो भी जस्टिफाइड है। ठीक है, एरिया भी ठीक ठाक ही है इसका। लेकिन अगर आप देखो, कंपेयर करो, ठीक है, इसी की बॉडी से, ए की जो बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर ए की बॉडी का जो एरिया है, उसको कंपेयर करो उसके वॉल्यूम से, तो उसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा नहीं मिल गया है इसको? हाँ, एज कंपेयर टू बी। बी के पास देखो इतना वॉल्यूम है, उसके बाद उसको इतना एरिया मिला है, उसके बाद उसको इतना एरिया मिल रहा है। लेकिन इसका देखो बॉडी छोटा सा है, लेकिन इसका पास क्या है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। तो इसका एरिया आप बोलोगे ज्यादा है कि कम है? समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एरिया ज्यादा है। तो छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनका रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, यही तो कह रहा है वो, ध्यान से पढ़ो, रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम उनका लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, उनके खुद के बॉडी के वॉल्यूम के हिसाब से उनका जो सरफेस एरिया है वो तो बड़ा ही है ना। ठीक है, और वहां वही जो लार्ज एनिमल्स है उनका तो सरफेस एरिया भी बड़ा है, वॉल्यूम भी बड़ा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ड्यूरिंग द कोर्स, अब यहाँ से पढ़ रहा था मैं, ड्यूरिंग द कोर्स of evolution, the cost and benefit of maintaining constant
internal environment are taken into consideration, some species have evolved the ability to regulate, but only a very limited range of environmental conditions beyond which they simply conform. If the stressful external conditions are localized or remain only for a short duration, the organism has two other alternatives for survival. ठीक है, ये नॉर्मल नॉर्मल बातें बता रहे हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या हो चुके हैं, इवॉल्व भी कर चुके हैं, रेगुलेट करना सीख रहे हैं. दो और इंपॉर्टेंट चीज क्या कर सकता है, ये सब चीजें कर क्यों रहा है, ये सब चीजें एबायोटिक फैक्टर से बचने के लिए, एबायोटिक फैक्टर्स में सरवाइव करने के लिए हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्स करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म. पहला रिस्पॉन्स हमने पढ़ा कि वो एबायोटिक फैक्टर्स जो बाहर का एबायोटिक फैक्टर है, जैसे टेम्परेचर हो या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हो, उसके अगेंस्ट क्या करता है, वो रेगुलेशन करता है. अगर रेगुलेशन करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, बोलो, क्या नाम देते हैं, रेगुलेटर नाम देते हैं. अगर नहीं कर पाता है रेगुलेशन तो क्या आप नाम देते हैं, कन्फर्मर्स. हमने पढ़ा कि रेगुलेटर कन्फर्मर्स क्यों नहीं बन जाते हैं, क्योंकि ये रेगुलेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है, एनर्जी की जरूरत होती है. ठीक है, इसलिए वो कन्फर्मर्स, और इतना ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास इतना एनर्जी होता नहीं है. ठीक है, क्योंकि अब छोटे ऑर्गेनिज्म है तो इनका हीट लॉस क्या होता है, बहुत सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो हीट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है और हीट गेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. ठीक है. नेक्स्ट. तो यहाँ पर दो और तरीके हैं रेगुलेशन और कन्फर्मर के अलावा. माइग्रेशन हम क्या कर सकते हैं भाई, जैसे मान लो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, कहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, दिल्ली में. तो हम माइग्रेट करके कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, चलो चले गए मुंबई चले गए, ठीक है, राजस्थान चले गए फॉर एग्जाम्पल, केरला चले गए. तो क्या हम, और फिर क्या हुआ, जब हमें लगा कि भाई अब तो सर्दियों का मौसम चला गया, तो वापस कहाँ आ गए, दिल्ली आ गए. इसको क्या बोलेंगे, माइग्रेशन बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो. ठीक है, इसको बोलते हैं माइग्रेशन. ठीक है. अब देखो माइग्रेट करना, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया है जो आपसे पूछते भी हैं. ठीक है, यही वाला एग्जांपल दे रहा है, दिल्ली शिमला वाला. लेकिन आपको याद क्या रखना है इसमें, याद रखना ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते भी है. एवरी विंटर द फेमस क्योलाडो नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर राजस्थान में है, थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से और अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से. ठीक है, छुट्टियां मनाने के लिए इंडिया में आते हैं बहुत सारे बर्ड्स, पक्षी. अभी देखोगे सर्दियों में आते हुए नजर आएंगे. और भरतपुर राजस्थान की तरफ वो जाते हैं. राजस्थान में क्या है, राजस्थान में भरतपुर है और भरतपुर में क्योलाडो नेशनल पार्क है, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाते हैं. कहाँ से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं. समझ आया, याद रहेगा. हर सर्दियों के मौसम में क्योलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में, राजस्थान, राजस्थान में है, वहां से वहां पर थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाते हैं. कहाँ, कोल्ड रीजन से, कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से. ठीक है, जब उन्हें लगता है सब ठीक हो गया वापस, तो वापस चले जाते हैं. ठीक है. और क्या किया जा सकता है, सस्पेंड, सस्पेंड करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म. सस्पेंड क्या करते हैं मतलब, आपने सुना होगा स्पोर फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म, सुना है. सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें पढ़ो, स्पोर फॉर्मेशन जैसे, अब क्या हुआ कि आपने क्या किया, ये है आपकी बॉडी. ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर आपकी बॉडी में क्या था, किसी तरह का कोई पैथोजन था, कोई बैक्टीरिया था. उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए आपने क्या खाई, किसी तरह की एंटीबायोटिक्स, राइट. उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए आपने क्या खाया, एक तरह का एंटीबायोटिक. तो बैक्टीरिया भी चालू था, उसने क्या बना दिया, वो बैक्टीरिया ने, इसका रियल फॉर्म तो किल हो गया, लेकिन बैक्टीरिया ने क्या रिलीज कर दिया, स्पोर्स रिलीज कर दिए. तो स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में रिलीज किए. अब आपने क्या बोला यार, मुझे 2 दिन फीवर था. ठीक है, आपको क्या देता है, 3 पुड़िया देता है. ठीक है, 3 डोज देता है या 4 डोज देता है फॉर एग्जाम्पल. आप क्या करते हो, कितने डोज खाते हो,
बताओ। डॉक्टर। मैंने क्या रिपीट करना है इसमें? मैंने ये पूछा कि जब कोई डॉक्टर या कोई फिजिशियन आपको एंटीबायोटिक्स के 4 डोज देता है, 5 डोज देता है, आप कितनी डोज खाते हो? ईमानदारी के साथ जवाब दे। हाँ, 2 खाएंगे। 2 खाते हैं क्या? वाह, 2-3 कहाँ खाते हैं? एक खा लिया, बुखार ठीक, तो फिर दोबारा थोड़ी खा रहे। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छा, ठीक है। तो लेकिन कंप्लीट नहीं किया है, अब हुआ क्या? उसको, जब तक आपने डोज खाया वो बैक्टीरिया तो किल हो गया, लेकिन उसने क्या कर दिया? स्पोर फॉर्मेशन कर दिया। अब वो जब स्पोर फॉर्मेशन कर देगा अनफेवरेबल कंडीशन में, तब तो आप ठीक हो गए। लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या, ये स्पोर्स क्या होंगे? जर्मिनेट, और ये दोबारा कम बैक करेगा, दोबारा क्या करेगा? ग्रो करेगा फेवरेबल कंडीशन। समझ रहे हो? इसे तो स्पोरिलेशन या स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंड करना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंड करना। ठीक है, ऐसा ही, यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, उसने आसपास क्या बना ली है? एक स्पोर फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, देखो, इन बैक्टीरिया फंजाई और लोअर प्लांट्स, इन बैक्टीरिया फंजाई और लोअर प्लांट्स, ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्पेंड। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। वेरियस थिक वॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड व्हिच हेल्प देम टू सर्वाइव द अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, जब, और वो जर्मिनेट कब होते हैं? जब सुटेबल इन्वायरमेंट दोबारा मिलता है। इन हायर प्लांट सीड, सीड क्या करते हैं हायर प्लांट्स में? सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, डोरमेंट, सीड डोरमेंसी। सेकंड, पहला, पहला एग्जांपल इसमें क्या लिखा है? स्पोर फॉर्मेशन का। दूसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है इसके बारे में? दूसरा एग्जांपल ये बोल रहा है, इसका दूसरा एग्जांपल है सीड डोरमेंसी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं सस्पेंड का, सीड डोरमेंसी। स्पोर फॉर्मेशन सभी को क्लियर है, सस्पेंड कैसे हो रहा है? मतलब उस टाइम इंटरवल को स्किप करना, इसको बोलते हैं आप सस्पेंड। सभी को क्लियर है भाई सीड डोरमेंसी? बता दो एक बार। यस यस यस, कुछ चैट बॉक्स पे आप बोल सकते हो आप। हेलो। स्पोर फॉर्मेशन क्लियर है सभी को? ठीक ठीक ठीक। ओके, तो देखो, ओके, ये बोल रहा है नेक्स्ट सीड डोरमेंसी के बारे में। ठीक है, सीड डोरमेंसी के बारे में क्या बोल रहा है? भाई सीड डोरमेंसी में हम ये देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, जो राशन की दुकानों पे चने के कट्टे पड़े हुए हैं। ठीक है, क्या बोला? राशन की दुकानों पे जो चने के कट्टे पड़े हुए हैं, क्या वो कब से रखे हुए हैं? साल, 1-2 साल हो गया होगा उसको, क्या वो चने खराब हुए हैं क्या? बताओ। नहीं खराब हुए ना? क्यों? और वो सीड, वो जो चना है, काला चना या कोई भी सीड, कोई भी दाल, वो क्या हो गया? एकदम ठोस हो चुका है, एकदम पत्थर जैसा बन चुका है। ठीक है, लेकिन उसी को अगर मैं क्या करूं, 1-2 दिन तक क्या रखूं, पानी में रखूं, तो उसी में से क्या निकलने लगेंगे? स्प्राउट्स निकलने लगेंगे कि नहीं? अंकुरित होना लगेगा वो। ठीक है, अंकुरित होने लगेगा वो। अब इसका मतलब क्या है? अभी तक उसने क्या कर रखी थी? अभी तक वो डोरमेंट स्टेज पर था। अभी तक क्या था? हायर प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, ये इसी तरह से डोरमेंट रहते हैं, और जर्मिनेट कब करते हैं? जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है। जैसे आपने चावल, चावल के कट्टे, या फॉर एग्जांपल चना, कोई भी जो राशन की दुकानों पर प्रेजेंट है, वो सब डोरमेंट स्टेज पर है। समझ आया सीड डोरमेंसी क्या है? तो देखो, लिख रहा है, एक बार रीड कर रहा हूँ और इजीली समझ आने लगेगा आपको। सीड डोरमेंसी क्या है? इन हायर प्लांट सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व एज mean to tide over periods to stress. Beside helping in dispersal, they germinate to form new plant under favorable moisture and temperature condition. They do so by reducing their metabolic activity and going into a state called dormancy. स्टेट में जाने को ये जो गए हैं, इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि ये अपना अनफेवरेबल कंडीशन को, भाई वो जो चावल का कट्टा राशन की दुकान में पड़ा हुआ है, या कोई भी सीड है, वो फेवरेबल कंडीशन तो नहीं है ना उनका। फेवरेबल कंडीशन तो कहाँ है? जमीन के नीचे, या जब मॉइस्चर मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा।
तब तक वो क्या करते हैं, डोरमेंट रहते हैं, ताकि उनका कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ना हो। इस तरह से वो अनफेवरेबल कंडीशन को स्किप करते हैं, या आप ये कह सकते हो वो सस्पेंड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, आपने सुना होगा, नेक्स्ट थर्ड इज हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन सुना होगा कि वो जो भालू होते हैं, गर्मियों में खा लेते हैं और सर्दियों में सो जाते हैं। सुना है सर? है ना? ठीक है। है ना? गर्मियों में खा लेते हैं और सर्दियों में सो जाते हैं। और सर्दियां क्या बोलते हैं, आराम से वो सोते 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 ही निकाल देते हैं। इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट। ऐसा कौन कर रहा है भाई? अब भालू जैसे ऑर्गेनिज्म कहाँ माइग्रेट करेंगे? तो जो माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जो वो कियोलाडो नेशनल पार्क में जो आ गई थी बर्ड्स, ठीक है, भालू भालू नहीं पता है क्या आपको, सौम्या? ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, in animals the organism if unable to migrate might avoid the stress by escaping in time, the familiar case of bear। ठीक है, यही बोल रहा है, यही क्या बोल रहा है बियर के बारे में। बियर भी ऐसा ही करते हैं, राइट? तो और बियर का ये जो केस है, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। सम स्नेल। अच्छा, तीन चीजें पढ़ ली हमने सस्पेंड में। एंड नेक्स्ट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, ये भी क्या है, एक सस्पेंड है। एस्टिवेशन का मतलब क्या है? जब गर्मियां बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, गर्मियां जब बहुत बढ़ जाती हैं, तो आप क्या देखते हो कि मछलियां जो पॉन्ड में है, वो जो तालाब है वो सूखने लगता है, वहां पानी बहुत कम रह जाता है। ठीक है। तो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत होने लगती है, तो मछलियां का क्या करती है, वो डिसेशन में चले जाते हैं। ठीक है, वो डिसेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करती हैं, वो सो जाते हैं, सस्पेंड कर जाते हैं। ठीक है, आपको दिखेंगी ही नहीं उस समय पर मछलियां। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदा नहीं है। ठीक है, वो अपना मेटाबॉलिज्म बचा रही है वो। ठीक है, वही कीचड़ में दबी हुई छुपी हुई रहती है, सोती रहती है, कोई किसी भी तरह का मेटाबॉलिज्म नहीं करती। लेकिन फिर जब सर्दियां आती है, ठीक है, जब पानी बढ़ता है, बारिश आता है, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन से निकलती है और दोबारा तैरने लगती है। ये पता है किसी को? किसी ने देखा है ये ऐसा होते हुए? क्या देखा है? क्या देखा है, वही पूछ रहा हूँ। अरे क्या देखा है, क्या यही देखा है क्या? हाँ, तो ये जो मछलियां है, ये जो काम करती है, ये गर्मियों में सोने वाला काम जो है, ताकि वो उस वाटर शॉर्टेज को अवॉइड कर सके, अनफेवरेबल कंडीशन को, उसे क्या बोलते हो आप? उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। ठीक है। तो अंडर फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जू प्लैंक्टन स्पीशीज इन लेक्स आर आल्सो नोन एज। ठीक है, जो जू प्लैंक्टन है वो भी कुछ ऐसा करते हैं, और उसको क्या बोलते हो आप? डायापॉज। याद रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन एग्जांपल के, जू प्लैंक्टन कुछ ऐसे ही स्पीशीज होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन पर डिपेंड करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन भी आपके यहाँ छोटे छोटे ग्रेन्यूल, ठीक है, जो जिनको जू प्लैंक्टन बोलते हैं, ये स्पीशीज, ये भी गर्मियों से बचने के लिए फिशेस के साथ साथ क्या करते हैं, डायापॉज करते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का स्टेज है किसका, सस्पेंडेड डेवलपमेंट का। समझ आया क्या? सस्पेंडेड डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें डिस्कस की हमने? सबसे पहले सस्पेंडेड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, सस्पेंड में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बताओ, जल्दी 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 बोलो। सस्पेंड में क्या क्या चीजें पढ़ी? हाँ, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, फिर नेक्स्ट सीड डोरमेंस, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कौन करता है? फिशेस करती है। और एक चीज पढ़ी हमने, डायापॉज। ठीक है, ये कौन करता है? जूप्लैंक्टन। ये याद रखना। तो इस तरह से हमने सब कंप्लीट किया। ठीक है, आज नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीक होगी, उसमें हम लोग अडेप्टेशन पूरा कवर करेंगे।
डायापोज कुछ नहीं है, डायापोज भी उस इन जैसे फिशेस करती है तो एस्टिवेशन बोल दिया, जूप्लैंक्टन करते हैं तो क्या बोल दिया उसे, डायापोज। ठीक है। तो क्या इधर दे रहे हैं हम रिस्पॉन्स एबायोटिक फैक्टर्स पर। बताया आपको मैंने रेगुलेटर्स के बारे में, कन्फर्मर्स के बारे में, माइग्रेट जो कर रहा है, सस्पेंड जो कर रहा है। ठीक है, सस्पेंड में पांच तरह के सस्पेंडेड डेवलपमेंट बता दिए। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक मंडे। तब तक के लिए राधे राधे।